हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा पहला क्लास है पावर सिस्टम 1 पर। इसका पूरा नाम है पावर सिस्टम 1 एपरेटस एंड मॉडलिंग। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पावर सिस्टम में अभी करेंटली हमारे इंडस्ट्री में क्या सिनेरियो है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या वेरियस सिमेटिक्स है जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह से पावर को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पावर सिस्टम में अगर कहीं पे फॉल्ट हो तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसका असर क्या होता है, उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, और अलग अलग जो हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं। और पैरेलल सिस्टम्स हमारे होते हैं कि इन केस अगर एक हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको बैकअप करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम में एक बैकअप सिस्टम अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। फिर हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू डीसी ट्रांसमिशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। तो जो मेजर हमारा अभी तक जो चेंज आ रहा है पावर सिस्टम में, जो पहले का हमारा सिस्टम था और अभी का सिस्टम में जो इसमें बेसिक चेंज आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। इनके कारण हमारे जो कॉन्वेंशनल एनर्जी पावर सिस्टम्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे इन एनर्जी सिस्टम्स को, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को एक्युमुलेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो इसलिए हम लोग अभी जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे पावर सिस्टम में, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। अब सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए। तो इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि मेजर जो हमारे टेक्स्ट रेफरेंसेस हैं, जो बुक्स हैं, जो पेपर्स हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं फॉर ए प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से। तो हमारा जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है, एक आइडिया देता है कि इस कोर्स को समझने के बाद, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो अब क्या समझ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के बाद। तो ये पहला जो हमारा आउटकम है, आउटकम का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये गोल है जो हमारा, जो हमें अचीव करना है एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो पहला क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सिस्टम्स। तो ये तो बेसिक हमारा जो पावर सिस्टम नाम से ही लग रहा है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि पावर सिस्टम होता क्या है। उसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें आउटकम होगा वो क्या होगा, अंडरस्टैंड द वेरियस पावर सिस्टम कंपोनेंट्स। अब ये पावर सिस्टम में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन साइड में कुछ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड में कुछ और होगा, एंड उसे प्रिवेंट करने के लिए जो पावर सिस्टम में लैप्स आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग अभी यूटिलाइज़ करते हैं, पहले से क्या अवेलेबल था हमारे पास, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फिर हम लोग इवेलुएट फॉल्ट करेंट्स फॉर डिफरेंट फॉल्ट्स। अब क्या होता है, जनरली जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ओपन सर्किट अगर वो फॉल्ट नहीं है तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे हाई करेंट्स होते हैं डेवलप। अब इन हाई करेंट्स को एनालाइज करके हमें एक ऐसा क्राइटेरिया खोजना है कि इन करेंट्स को ही स्टडी करके हम लोग बता पाएँ कि कहाँ पे कैसा फॉल्ट होगा। तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस में जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरे सिस्टम में जो भी हमारा कोर्स होगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इम्पॉर्टेंस एंड द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, अंडरस्टैंड द जनरेशन ऑफ द ओवर वोल्टेजेस एंड इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है, हमारे पावर सिस्टम में बहुत बार ओवर वोल्टेजेस डेवलप करते हैं। हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो जनरली कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव हो सकता है। तो इस एलिमेंट के कारण, इन एलिमेंट के कारण क्या होता है कि वोल्टेजेस सर्ज होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, वोल्टेज चेंज होगा, बहुत बार लो वोल्टेज होगा, बहुत बार हाई वोल्टेज होगा, बहुत बार स्पाइक्स आएंगे। तो उनका जनरेशन कैसा है, उनके जनरेशन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये अगर हम लोग समझ पाएँ तो उसे सॉल्व करने में भी हमें बहुत हेल्प मिलता है।
तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओवर वोल्टेजेस और उससे रिलेटेड जो हम लोग इंसुलेशन यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे पावर सिस्टम में, क्योंकि इंसुलेशन का कॉस्ट अगर हम लोगों ने ये एफिशिएंटली हमें नहीं पता है कि वोल्टेज जो हमारा रेंज होगा वो कितना होगा, तो जो हमारा इंसुलेशन हमने यूज किया है मे बी वो सफिशिएंट ना हो, या फिर जितना हमें सफिशिएंट है उससे हम लोग ज़्यादा यूज करें तो फिर हमारा क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा। तो इसीलिए ये इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू ओवर वोल्टेज। अब जो हमें देखना है इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, अंडरस्टैंड बेसिक प्रोटेक्शन स्कीम। अब पावर सिस्टम को एज ए होल हम लोग इसलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो हमारा जो कॉज है, मेजर जो हमारा रीज़न है पढ़ने का, ये है कि इस पावर सिस्टम को हम लोग रोबस्ट बना पाए और इफ़िशिएंटली काम कर पाए इवन इफ़ द कंडीशंस आर नॉट वेल एज सूटेड बाय द पावर सिस्टम। तो उसमें हम लोग अलग अलग पावर सिस्टम्स में प्रोटेक्शन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ओवर वोल्टेजेस, ओवर करेंट्स या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि एबनॉर्मल है टू द पावर सिस्टम, देन इट विल बी प्रिवेंटेड बाय दिस प्रोटेक्शन स्कीम्स। उसके बाद जो हमारा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ HVDC। ये HVDC बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और करेंटली हम इसे बहुत ही इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, और ये अभी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा इस पे काम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो वोल्टेजेस होता है, इस वोल्टेज को तो पहला हमारा जो सोर्स होता है, सप्लाई का सोर्स होता है या सप्लाई होता है, वो DC इन नेचर होता है, जो कि कॉन्वेंशनल AC से थोड़ा डिफ़र करता है, और इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज रेंजेस हम लोग यूज करते हैं। तो ये हाई वोल्टेज रेंजेस के कारण क्या होता है, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब अगर हम लोग वोल्टेज और करंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट में क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज का लेवल रेज करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो करंट कम होने से क्या होता है, हमारा जो लॉसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो HVDC जो हमारा हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन है, उसका मेन एक मकसद ये होता है कि ट्रांसमिशन लॉसेस को जो करंट के कारण होता है, जिसको I2R लॉस भी बोलते हैं, उसे मिनिमाइज करना है। तो ये है, और इसमें बहुत सारे अलग टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि इसमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस नहीं होता। हमें पता है जो AC सिस्टम्स होते हैं उन्हीं में ये कैपेसिटिव और इंडक्टेंस प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कैपेसिटिव और इंडक्टिव सिस्टम्स सिर्फ AC सिस्टम्स में ही आते हैं। तो अब हम लोग पहले इसका मॉड्यूल 1 देखते हैं। मॉड्यूल 1 में हमें क्या पढ़ना है, मॉड्यूल 1 में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं इसके। पावर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से कि एवोल्यूशन ऑफ पावर सिस्टम एंड प्रेजेंट डे सिनेरियो। इसका मतलब जो पहले हमारे पास सिस्टम थे और उनमें क्या प्रॉब्लम्स आई, अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हमने सिस्टम को कैसे इवॉल्व किया है, क्या नए उसमें चेंजेस लाए हैं, क्या नए एलिमेंट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ब्रीफली। स्ट्रक्चर ऑफ ए पावर सिस्टम, हम लोग इसमें ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे फ्लो ऑफ पावर होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर बल्क पावर ग्रिड्स एंड माइक्रो ग्रिड्स। अब क्या होता है, जो पावर सिस्टम होता है इसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ द पावर दे कैन हैंडल, और जो सिस्टम से ये कनेक्टेड हैं, जो जिस सिस्टम के लिए इन्हें डेवलप किया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन 2 कैटेगरीज, बल्क पावर ग्रिड्स एंड माइक्रो ग्रिड्स। तो बल्क जैसे कि नाम से ही लग रहा है, बल्क का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे हमें हेवी पावर ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स होंगे वहाँ पे हम लोग बल्क पावर ग्रिड्स की का यूसेज करेंगे। एंड माइक्रो ग्रिड्स का यूज कहाँ पे होगा, जैसे कि हमने कहीं पे सोलर पैनल्स लगाए इंस्टॉल किए हैं, या फिर हमने विंड टरबाइंस लगाए हुए हैं, तो वैसे जगह पे क्या होगा, बहुत ही डिस्पर्स्ड वे में, बहुत ही फैला हुआ हमारा जो होगा पावर जनरेशन होगा, और बहुत ही कम अमाउंट में लोकल पावर जनरेशन होगा। तो ऐसे
पावर जनरेशन सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम्स बोलते हैं। तो उनको जब हम लोग पावर सिस्टम में एज ए होल कनेक्ट करते हैं तो जिस सिस्टम से वो कनेक्ट होते हैं उन्हें हम लोग माइक्रो ग्रिड्स बोलते हैं। इसके बाद आगे हम लोग अगर चले कोर्स में तो क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जनरेशन से रिलेटेड हमारा ये कोर्स होगा। जनरेशन से रिलेटेड इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जनरेशन होता है तो वहाँ पे भी हमें जो ग्रिड से कनेक्शन होता है, तो जिस सोर्स से हम लोग जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि ग्रिड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे कॉन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज। कॉन्वेंशनल क्या होता है, जो कि हमारे पहले से चले आ रहे हैं जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, तो उन्हें हम लोग कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, जिसमें मेजर जो हमारा होता है वो है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को ही हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। एंड इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स जो होते हैं, तो समटाइम्स इट कैन बी टेकन एज कॉन्वेंशनल पावर सोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं, बट कॉन्वेंशनल में जो मेजर प्लेयर है वो है थर्मल पावर प्लांट्स। अब रिन्यूएबल में हमारा आ जाता है हाइड्रो आ जाता है, फिर हमारे विंड टरबाइंस आ जाते हैं। हमारा जो रिन्यूएबल में ये भी हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, तो ये बहुत ही इसका रेट जो होता है कंज्यूम होने का वो बहुत ही कम होता है, तो इसे हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में काउंट करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में क्या होता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका कहीं स्पेसिफिक एक सिंगल पावर प्लांट नहीं है, जैसे कि इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स हो गया या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गया, उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर जगह पे हमारा एक पावर प्लांट बना होता है, वहाँ पे एनर्जी जनरेशन होता है और उस एनर्जी जनरेशन को फिर हम लोग आगे ट्रांसमिट करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज जो होंगे उसमें क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा या जो जनरेशन सिस्टम होगा वो एक जगह लोकेटेड नहीं होगा, वो बहुत ही छोटा छोटा, जैसे कि विंड टरबाइंस के केस में क्या होता है, छोटे छोटे विंड टरबाइंस क्या होंगे, बहुत ही अलग दूर दूर कहीं पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और कहीं पे भी बल्क में पावर नहीं बन रहा होगा। बल्क में मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनर्जी क्रिएटेड होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा पर विंड मिल। तो इन विंड मिल्स को जब हम लोग पावर ग्रिड से कनेक्ट करते हैं तब हम इसे माइक्रो ग्रिड्स कहते हैं। और जो ये एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वास्ट एरिया होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो होगा एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, लाइन डायग्राम्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, लेवल्स, टोपोलॉजीज, सिंक्रोनस ग्रिड्स एंड एसिंक्रोनस डीसी इंटरकनेक्शंस, रिव्यू of three phase system, analysis of three phase circuit, power transmission in AC circuits, reactive circuits। तो बेसिक इसमें क्या होगा कि एनर्जी जो हमारा जो भी पावर सिस्टम होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एनर्जी जनरली हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। बट एट लोकल लेवल क्या होता है कि हम लोग वेरियस ऐसा सिस्टम्स में अलग अलग ग्रिड्स को, अलग अलग पावर जो जनरेशन स्टेशंस हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं टू आवर गिवन पावर सिस्टम। तो उसमें से जो कुछ पार्ट होता है उसे हम लोग ट्रांसमिशन पार्ट बोलते हैं, जो कुछ पार्ट जो कि हमारे घर से या फिर डोमेस्टिक पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस को कनेक्ट करता है उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। तो इन्हीं का हम लोग लाइन डायग्राम्स देखेंगे। लाइन डायग्राम्स में हम लोग बेसिक एलिमेंट्स जो इसमें इंट्रोड्यूस होंगे कि इसमें इनका एक अपना इंडक्टेंस होगा, वो क्या इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा ओवरऑल हमारे ग्रिड्स पे, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। फिर उन्हें हम लोग कैसे हैंडल करते हैं कि अगर हमारे पास एक गिवन इंडक्टेंस वैल्यू है, गिवन कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ ए पावर सिस्टम, तो उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि करंट की रेटिंग कितनी रखनी होगी, उसमें हमने जो यूज किया है कंडक्टर्स तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, उनमें से एक है मेस्ड एंड रेडियल सिस्टम्स।
अब जो हमारा सिंक्रोनस ग्रिड्स है, सिंक्रोनस ग्रिड्स में क्या होता है कि हमें पता है जो हमारा सिस्टम होता है, जो कि इंडिया में जनरली हम लोग जो जानते हैं एसी सिस्टम्स होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हुआ कि 50 टाइम्स वो क्या होता है, प्लस माइनस वाले एक साइकिल को वो 50 टाइम्स कंप्लीट करता है इन 1 सेकेंड। तो सिंक्रोनस ग्रिड्स में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जो जनरेशन स्टेशंस है, हमारे जनरेटिंग स्टेशंस है, तो सारे जो भी एक ग्रिड से कनेक्टेड है, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है, जैसे कि सिस्टम 1 हो गया, सिस्टम 2 हो गया, सिस्टम 3 हो गया, ये अलग अलग हमारे जनरेशन पॉइंट्स है। तो इन तीनों पॉइंट्स का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू, ये थर्ड नंबर वाला जो हमारा जनरेशन स्टेशन है, इसका जब ये मैक्सिमम वैल्यू जब अचीव कर रहा है, उसी टाइम सिस्टम 1 को भी अटेन करना होगा मैक्सिमम वैल्यू, और सिस्टम 2 को भी करना होगा। नहीं तो अगर हम लोग ऐसे सिस्टम में इंटरकनेक्शन करते हैं जहाँ पे ये सिंक्ड नहीं है, इसका मतलब ये जब मैक्सिमम है तब ये मिनिमम है और इसकी वैल्यू कुछ और ही है, जब हम इसको इंटरकनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इंटरनल करेंट्स फ्लो होंगे थ्रू आउट द ग्रिड। ये सप्लाई नहीं करके एक दूसरे को ही लोड के जैसे भी ट्रीट करेंगे, और क्या होगा, हमारा सिस्टम धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा। तो ऐसे ही सिस्टम्स को जिनमें हम लोग एसी का यूज कर रहे हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी, फेज और बाकी सारी चीज़ें मैच करती हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस ग्रिड्स कहते हैं। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसे सिस्टम्स होते हैं हमारे जो कि सिंक्रोनस ग्रिड्स में नहीं आ सकते हैं, जैसे कि हमारा जो विंड मिल्स है या फिर जो हमारे सोलर पैनल्स है। हमें पता है सोलर पैनल जब धूप होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जब सनलाइट ज़्यादा होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डीसी सप्लाई। अब हमारा जो ग्रिड है वो है इन द फॉर्म ऑफ एसी सप्लाई। अब एसी और डीसी को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग इसमें कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, कैसे वोल्टेज मैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। इन कन्वर्टर्स का बेसिक काम ये होता है कि ये कनेक्ट करते हैं डिफरेंट, एसी हो या डीसी हो, ये अलग अलग सिस्टम्स को क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरफेस पे लेके आते हैं और वहाँ से कनेक्ट करते हैं ताकि बीच में कोई भी ऐसा सिंकिंग प्रॉब्लम नहीं हो। फिर हम लोग इस सिलेबस में देखेंगे सिंपल 3 फेज सर्किट्स देखना है हमें, पावर ट्रांसफ़र इन एसी सर्किट्स एंड रिएक्टिव पावर देखना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग ब्रीफली देखेंगे। अब इसके नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट पे हमारा है पावर सिस्टम कंपोनेंट्स। तो पावर सिस्टम में हमारा क्या क्या कंपोनेंट्स होता है ये हम लोगों को देखना है, जैसे कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, जो हमने बाहर हमने देखा है, घर के बाहर जो हमारा होता है ट्रांसमिशन लाइंस होता है, जिसमें वायर हमारे सर के ऊपर होता है, उसे हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो कंडक्टर में प्रोड्यूस होंगे, कोरोना इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आवाज़ आती है जब भी कोई हम लोग हाई वोल्टेज कंडक्टर्स के पास से पार होते हैं, वहाँ पे एक लाइट का एक स्पार्किंग सा लाइट हमें दिखता है, एक हिसिंग साउंड होता है, उसे हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो ये सारे कोरोना इफेक्ट्स और बाकी हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या होता है, इनके कारण हमें लॉस होता है, तो ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर पैरामीटर्स ऑफ लाइंस एंड केबल्स। अब ये जो लाइंस और केबल्स जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस यूज कर रहे हैं, इनके अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, किन मटेरियल से बना है, इनका इंडक्टेंस क्या है, इनका रेजिस्टेंस क्या है, इनका कंडक्टेंस क्या है, और क्यों ये सुइटेबली हमारे सिस्टम को फुलफिल कर सकता है विथ कीपिंग इन द इकोनॉमिकल फैक्टर्स, जो कि हमारा इकोनॉमिकल हमारा जो कैपेसिटी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है। अभी हमने बात किया कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें देखना है। ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ये हमें जब पावर सप्लाई होने लगता है, सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है, तब उसमें डिफरेंट इक्वेशंस होगा जो कि हम लोग डील करेंगे जैसे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। फिर हमें देखना है कि साइनसोइडल स्टेडी स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब जब स्टेडी स्टेट हो जाएगा, जबकि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब स्टेडीली हमारा पावर ट्रांसमिशन होने लगेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, उन पावर ग्रिड्स को, उन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पावर जा रहा है और कितनी दूरी तक जा रहा है। तो ये हम लोग कैटेगरी देखेंगे, थोड़ी डिटेल में देखेंगे। फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, 3 फेज कनेक्शंस एंड फेज शिफ्ट्स है, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल को हम लोग को ग्राउंड करना होता है, नहीं तो हमें फ्लोटिंग न्यूट्रल एक कंडीशन होता है, वो हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में, तो ट्रांसफार्मर्स की कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर के क्या डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स देखेंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर देखेंगे। फिर डिफरेंट सिंक्रोनस मशीन्स देखेंगे, सिंक्रोनस मशीन का क्या यूज है हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में, पावर सिस्टम्स में, ये देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें जनरली हम लोग सिंक्रोनस मोटर्स का यूज करते हैं। और क्यों यूज होता है, इट एक्ट्स लाइक कैपेसिटी बैंक। तो ये भी क्यों यूज करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। इसके बाद हमें देखना है ओवर वोल्टेजेस। हमने पहले ही बात की थी जब हमने डिस्कशन शुरू किया था कि बहुत सारे एबनॉर्मल ऐसे कंडीशंस आते हैं जबकि जो हमारा सिस्टम है उसे फेस करना हो सकता है कि ओवर वोल्टेज हो या ओवर करंट हो। तो उस ओवर करंट या ओवर वोल्टेज को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो हमारा इंसुलेशन जो हमने प्रोवाइड किया कंडक्टर्स में, वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा या कम करना होता है। तो ये ओवर वोल्टेजेस और करेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो सिस्टम हो वो फुल प्रूफ हो और किसी भी सिचुएशन में, एबनॉर्मल सिचुएशन में भी उसमें फेल्योर के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज्ड हो जाए। उसके बाद हमें देखना है और एबनॉर्मल सिचुएशंस क्या हो सकते हैं। लाइटनिंग हो सकती है, जो बिजली कड़कता है उसे हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। स्विचिंग सर्जेस, जब अचानक से किसी भी स्विच को हम लोग ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उसके कारण भी वोल्टेज चेंज होता है, सडन वोल्टेज चेंज होता है, करंट चेंज होता है। तो इसके कारण भी हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, उसमें हार्मोनिक्स आ सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं ये हम लोगों को देखना है। फिर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन है, प्रोपागेशन ऑफ सर्जेस है, वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैवलिंग सर्जेस, ब्यूली डायग्राम्स। तो ये बेसिकली हम लोग का जो भी फॉल्ट होगा ओवर वोल्टेजेस से रिलेटेड, उसको हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल है वो भी डील करता है फॉल्ट एनालिसिस को ही। और इसमें हम लोग, इससे पहले जो हमने देखा था उसमें देखा था ओवर वोल्टेजेस, बट इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग अलग अलग जो सिस्टम्स में हम लोगों ने एलिमेंट्स लाए हैं। जैसे अगर ओवर वोल्टेज होता है या ओवर करंट होता है तो उसको रोकने के लिए हमने कौन सा एक नया एलिमेंट लाया है अपने सिस्टम में, जिसको हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग ब्रीफली देखेंगे और फिर उसके डिटेल में भी हम लोग जाएंगे। जैसे कि सर्किट ब्रेकर्स हो गए और प्रोटेक्शन स्कीम्स हो गए, बैकअप प्रोटेक्शन। अगर कोई सिस्टम ग्रिड हमारा फेल कर जाता है तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली और हमारा उससे कनेक्टेड क्या होता है, एक पावर सिस्टम होता है, ग्रिड होता है, जो कि इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ आवर मेन सप्लाई लाइन तब ये ऑपरेशनल हो जाता है। फिर प्रोटेक्शन स्कीम हमें देखनी है, जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और अलग अलग टाइप का प्रोटेक्शन देखने हैं। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता है। एंड देन फिर इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 5 में आएंगे और यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पे HVDC सिस्टम्स आएगी, डीसी सप्लाई। अभी तक जितना भी हमने देखा सप्लाई, वो देखा कि AC सप्लाई होता है। इंडिया में बेसिकली हम लोग AC ट्रांसमिशन पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि ये चीप होता है। इसमें वोल्टेज कन्वर्जन जो होता है वो बहुत ही चीप होता है। इसमें ट्रांसफार्मर का डायरेक्टली हम लोग यूज करके, और ट्रांसफार्मर सबको पता है ये मेंटेनेंस बहुत ही इसमें कम होता है, तो ये चीप होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है। और कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज जो होता है ये बहुत ही इफ़िशियंट होता है, मतलब इसमें हमारा लॉस जो होता है एनर्जी का वो भी बहुत कम होता है। तो ये हम लोगों ने बेसिक अभी तक जो कन्वेंशनल हमारा पावर सिस्टम था अभी तक हमने उसमें ये देखा। बट अब मूविंग फ्रॉम AC टू DC हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसमें और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हमें मिल रही है और इसे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, तो इस मॉड्यूल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बेसिकली। और जो बेसिक इसमें बुक्स हैं जो कि आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं थोड़ा डेप्थ नॉलेज के लिए, तो वो है आपका जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो है DP कोठारी, IJ नगरत का। और ये आपका
मैग्रो हिल एजुकेशन पब्लिकेशन का है। और बहुत सारे हैं, ये आपका पावर सिस्टम एनालिसिस है, ये भी मैग्रो हिल एजुकेशन का है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम्स है, ये भी सेम पब्लिकेशन से आती है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, पावर सिस्टम एनालिसिस बाय पियर्सन एजुकेशन इंक। ये भी बुक अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप लोगों को मन हो डिटेल में जानने का, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, ये विली 2012 के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये बुक भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा मॉड्यूल 1। अभी के लिए थैंक यू।